आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते हैं। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं बायोटेक बच्चों एक तरह की इंजीनियरिंग ही है और इंजीनियरिंग के अंदर तो टूल्स काम में लेते हैं, कुछ कट करने के लिए, कुछ ज्वाइन करने के लिए। तो हम भी एक इंजीनियरिंग ही समझ रहे हैं, लेकिन यहां पर टूल्स कुछ अलग तरीके से काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से टूल्स से पहले हमें उसका नॉलेज होगा, तभी हम ये आगे की इंजीनियरिंग समझ पाएंगे। तो बायोटेक के अंदर कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते हैं। टूल्स के अंदर सबसे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला आता है एंजाइम, सेकंड आता है वेक्टर या विकल डीएनए, अगला आता है डिजायर्ड जीन और नेक्स्ट आता है होस्ट सेल। मतलब ये टूल्स टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, यहां पर कई सारे एंजाइम हैं, जैसे एक नाम आप सभी जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो तो बहुत फेमस नाम है। लाइगेज की जरूरत पड़ती है, तो कई सारे एंजाइम यहां पे यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ हमें वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्यों? डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए बिना वेक्टर के काम नहीं चलता। डिजायर्ड जीन मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड वाली जीन होती है उसको हम डिजायर्ड जीन कहते हैं। और लास्ट रिक्वायरमेंट होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर हम जीन पहुंचाने वाले हैं, वो होस्ट सेल कहलाती है। एक एक करके सबको हम समझेंगे। अगर हम एंजाइम की बात करें, बायोटेक के अंदर एंजाइम की बात की जाए तो यहां पे बच्चों जो एंजाइम्स आते हैं उसमें लाइटिक एंजाइम आते हैं, क्लीवेज वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, ज्वाइनिंग एंजाइम आते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम आते हैं। ऐसे कई कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो मैं एंजाइम में ये एंजाइम एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम शुरुआत करेंगे लाइटिक से, फिर क्लीवेज से, इस तरह से हम इनको समझते जाएंगे। फिर हम वेक्टर की बातें समझेंगे, फिर डिजायर्ड जीन के समझेंगे, फिर लास्ट में होस्ट की बातें समझेंगे। यानी सारे टूल्स को अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स काम में लिए जाते हैं, क्लियर बच्चों? एक एक करके हम सबको समझने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा इनको। सबसे पहला आता है, पहला केस लाइटिक एंजाइम। यहां एंजाइम में पहला आता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम, लाइटिक मतलब जो सेल को ब्रेक करते होंगे, सेल का लाइसिस करते होंगे। अच्छा, सेल का लाइसिस क्यों करेंगे? ताकि इससे डीएनए बाहर आ जाए। बायोटेक में हमें सबसे पहला काम यही करना पड़ता है, डीएनए आइसोलेशन। तो पहले डीएनए निकालने के लिए सेल को तोड़ना तो पड़ेगा बच्चों। तो लाइटिक एंजाइम दे आर सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। ये सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं विच आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए के आइसोलेशन में काम में लिए जाते हैं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए जैसे मैंने सेल ड्रॉ की है। अब इस सेल में से, सेल के अंदर आप सभी जानते हैं बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको आप लोग कह सकते हो सेल वॉल, और अंदर वाली ये जो रेड कलर की लेयर दिख रही है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये बच्चों यहां बाहर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो हमें इन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को पहले तोड़ना पड़ेगा, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तभी तो ये डीएनए बाहर आएगा। हमारा पहला काम ये डीएनए बाहर निकालना, तो इसके लिए पहले सेल को ब्रेक किया जाए। अब बात आती है सेल को कैसे ब्रेक करें, कैसे सेल वॉल को तोड़े। सेल वॉल ऐसे भी हार्ड होती है, तोड़ना मुश्किल होता है। सेल को तोड़ने के लिए यहां पर सबसे पहला चाहिए, लाइटिक एंजाइम में सबसे पहला आता है लाइसोजाइम। यहां जो एंजाइम यूज किया जाता है वो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तब काम में लिया जाता है जब हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना हो। मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, उसकी सेल वॉल को तोड़ना है तो लाइसोजाइम का यूज करो। आप जानते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और उसको ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम का यूज किया जाता है। ये एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद रखना बेटे। बायोटेक में मैंने स्टार्टिंग में कहा है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं कौन से एंजाइम का क्या रोल है। क्लियर? अच्छा, अगर हमें प्लांट से डीएनए बाहर निकालना है तो प्लांट की सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, और प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज। उसको तोड़ने वाला एंजाइम सेल्यूलेज। सेल्यूलोज होता है, उसको तोड़ने वाला सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज डाइजेस्ट प्लांट सेल वॉल। इसी तरह से प्लांट की सेल वॉल में पेक्टिन भी होता है, तो उसको तोड़ने वाला पेक्टिनेज। ये भी प्लांट की सेल वॉल को तोड़ेगा, पेक्टिन को डिसोल्व करेगा। मतलब ये जो दोनों कैटेगरी है, सेल्यूलोज और पेक्टिनेज, सेल्यूलेज पेक्टिनेज, ये प्लांट के रिस्पेक्ट में काम में लेते हैं। अच्छा, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? आप बताना सभी। फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, और उसको तोड़ने वाला, हाँ काइटिन, तो काइटिनेज। अगला आ जाता काइटिनेज, डाइजेस्ट फंगल सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल को तोड़ना है तो काइटिनेज आ जाएगा। अच्छा, एनिमल की सेल वॉल तोड़ना है, अरे एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। हाँ, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, वहां तो केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन तोड़नी हो, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी है, मेन कंपोनेंट लिपिड है, वही फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो लिपिड को तोड़ना हो तो हम लाइपेज का यूज कर ले। लाइपेज डाइजेस्ट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये लाइपेज हर जगह काम आएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंगस हो, सब में सेल मेम्ब्रेन है,
तो ये सबके लिए कॉमन ही आ जाएगा। क्लियर? एक बात ये ध्यान रखना, मेम्ब्रेन को तोड़ना बहुत आसान होता है। कई बार तो हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब भी टूट जाती है, बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करो तब भी टूट जाती है, लेकिन अगर हम एंजाइम यूज करना चाहते हैं तो हम लाइपेज का वहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? आपको सिखाने के लिए ये बैक्टीरिया की सेल है, सिखाने के लिए बताइए सेल वॉल को तोड़ना है, इनमें से कौन सा यूज करें? हाँ, बैक्टीरिया के लिए है तो फिर हम लाइसोजाइम का यूज करें, ऐसा नहीं सब यूज कर दें, लाइसोजाइम का यूज करेंगे। जैसे ये लाइसोजाइम को इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें यहां इसकी सेल वॉल टूटेगी। अच्छा, यहां पे बच्चों इसकी सेल वॉल इस तरह से, ये सेल वॉल ऐसे टूटने लग गई। बताओ ये सेल वॉल किसने तोड़ दी? लाइसोजाइम ने। अच्छा, मेम्ब्रेन तोड़ना है तो लाइपेज भी डाल दो, ये लाइपेज डाल दिया जाए। अच्छा, जैसे लाइपेज डालोगे तो लाइपेज ने मेम्ब्रेन भी तोड़ दी। अब देखो इनमें फ्रेगमेंट हो गए, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। जब ये फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े आसानी से यहां से डीएनए को बाहर निकालेंगे। इस तरह से यहां डीएनए आइसोलेशन किया जाएगा। कैसे डीएनए आइसोलेशन होगा और अच्छे समझाएंगे आगे, लेकिन अभी जो बेसिक समझाए क्लियर हुआ। डीएनए आइसोलेशन करना है तो ये एंजाइम हमें काम में आना चाहिए, ये टूल्स हमें आना चाहिए। बिना टूल्स के बायोटेक नहीं चलेगी। तो यहां पर सेल को तोड़ने के लिए इस तरह के एंजाइम काम में लिए गए। ये सारे एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद रखना है, और कौन कहां काम आता है ये भी ध्यान रखो। क्लियर? ये तो था लाइटिक एंजाइम जो सेल को ब्रेक करते हैं, डीएनए के आइसोलेशन में काम आते हैं। क्लियर बच्चों अच्छे से? अगली कैटेगरी एंजाइम में ही सेकंड आता है क्लीवेज एंजाइम। हम एंजाइम ही पढ़ रहे हैं, एंजाइम में ही सेकंड आता है क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम का काम होता है जो डीएनए बाहर आ गया, मान लीजिए ये डीएनए बाहर निकल गया, तो अब इस डीएनए को तो तोड़ना पड़ेगा। तो डीएनए को क्लीव करने के लिए क्लीवेज एंजाइम काम आते हैं। दीज एंजाइम आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब वही डीएनए आरएनए को तोड़ने में काम आते हैं। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं तो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये क्लीविंग एंजाइम फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए। इसमें एक कैटेगरी आती है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरी आती है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो और एंडो, अब ये मैं नहीं बताऊंगा एक्सो एंडो क्या होता है। हां, सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए के बिल्कुल टर्मिनल एंड से अगर एंड से न्यूक्लियोटाइड हटाना हो, बिल्कुल एंड से, बताओ कौन सा? सबको आना चाहिए एंड से हटाने वाला। हां, ये बन जाएगा एक्सो। और अगर इंटरनल कहीं से तोड़ना हो तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से तोड़ेगा, एंडो अंदर से तोड़ेगा। एक्सोन्यूक्लियस का काम यही होता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड से तोड़ता है। यहां पर ये कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विथ इन डीएनए, डीएनए के अंदर कुछ स्पेशल जगह से ये तोड़ देता है। यहां पे बच्चों एक्सोन्यूक्लियस में जैसे ये डीएनए है, ये बिल्कुल एंड से, इन एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा। अच्छा, यहां पर ये डीएनए है और एंडोन्यूक्लियस आया तो ये इंटरनल बीच में से कहीं से भी तोड़ सकता है। तो एक्सो एंडोन्यूक्लियस, ये नाम आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर रिपीट हो रहा है। एक्सोन्यूक्लियस एंड से काटता है, एंडोन्यूक्लियस इंटरनली कहीं से भी, जरूरी नहीं कि एकदम बीच से काटे, यहां से कहीं से भी हो, इंटरनली कहीं से भी वो काट सकता है। क्लियर? तो क्लीवेज एंजाइम दो है। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंडोन्यूक्लियस में एक नाम बड़ा फेमस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम से समझ में आता है एंडोन्यूक्लियस, लेकिन इसका नाम पूरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप लोगों को ये जो यहां भी मैंने बताया है, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये जो एंडोन्यूक्लियस है, इनमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल नीट में क्वेश्चन आ जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल, उसका यूज हम पहले ही समझ चुके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, याद है ना? लेकिन हम बच्चों अब इन एंजाइम को डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसके सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, मैं इसको शॉर्ट में आरई बोला करूंगा। जितने भी पॉइंट मैं आरई के आपको समझाऊंगा, आप लोगों को सबको उसके पॉइंट याद रखना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरई का काम है डीएनए को बीच में से काटना, एक तरह से कट करता है, तो इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। कई बार तो यही पूछ लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, तो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए में दो स्टैंड है और दोनों स्टैंड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेगा।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए में याद करो, हाँ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसका मेन काम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटना। फॉस्फोडाइस्टर मतलब एक तरह से शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ना। आपको समझाने के लिए जैसे मैंने डीएनए ड्रॉ कर दिया, अब आप बताओ, ये बीच में तो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर इसके ऊपर आरई एंजाइम को डाल दिया जाए, आरई को डाल दिया जाए, तो अब ये आरई क्या करता है, शुगर फॉस्फेट की ये जो बैकबोन के बीच का ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, इसको तोड़ेगा। ये ध्यान रखना, डीएनए बड़ा है, मतलब ये इंटरनल वाले कहीं पे भी ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। बात समझ में? यहां पर जब भी आरई तोड़ेगा तो हमेशा याद रखना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में आरई का रोल वैसे बहुत कम ही मान लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वो तो वैसे ही टूट जाते हैं। मेन बॉन्ड कौन सा तोड़ना होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने में ही आरई का रोल होता है। एक खास बात और, अच्छा दोनों स्ट्रैंड को तोड़ेगा, इधर भी तोड़ेगा इधर भी तोड़ेगा। इसकी मैकेनिज्म अभी आप क्लियर होगी आपको। इट कट द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से मतलब यह है कि जब ये बॉन्ड यहां पर ये तोड़ता है, तो बॉन्ड तोड़ते टाइम यहां पे बच्चों ये HOH, HOH मतलब वाटर का भी ब्रेकडाउन करते हैं। अच्छा, वाटर का ब्रेकडाउन करेंगे तो एक साइड OH जुड़ जाएगा, एक साइड H जुड़ जाएगा, ऐसे कुछ होगा। तो बताइए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर को तोड़ा गया, और वाटर का टूटना हाइड्रोलाइसिस। एक बार तो ये क्वेश्चन भी आ गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस प्रोसेस से डीएनए को ब्रेक करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? तो ये प्रोसेस भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दे कट एट स्पेसिफिक साइट, मतलब ये डीएनए में ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट ले, एक बिल्कुल पर्टिकुलर जगह से काटता है, पर्टिकुलर जगह से काटता है। उस पर्टिकुलर साइट का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट आप कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट आप कह सकते हैं। बात आती है रेस्ट्रिक्शन साइट होती क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट की क्या फीचर्स है। रेस्ट्रिक्शन साइट की सबसे खास बात यह होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट हैव 4, 6, 8 बेस पेयर्स। मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट में या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 बेस पेयर होंगे विथ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया, पैलेंड्रोमिक। आरई कहीं से भी नहीं काटेगा, फिक्स जगह से काटता है, उसी जगह से काटेगा जहां पे 4, 6 या 8, 4, 6, 8 बेस पेयर होंगे, और वो भी पैलेंड्रोमिक होंगे। पैलेंड्रोमिक का मतलब आप जानते हैं दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम आए। तो दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम आए, उसी को हम पैलेंड्रोमिक साइट कहते हैं। और उसमें इतने बेस पेयर है तो वो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया, वहीं से आरई कट लगाता है। अच्छा, जो बात अभी समझे एक बार फिर समझना, आरई कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सी प्रोसेस से तोड़ता है, हाइड्रोलाइसिस से। कहां से तोड़ता है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट। अब इस रेस्ट्रिक्शन के पॉइंट और धीरे धीरे आपको क्लियर करते हैं। आपको समझाने के लिए बच्चों पहले मैंने एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड लिखा। अब मुझे बताओ, पैलेंड्रोमिक का मतलब दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम आए। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। जैसे एक सीक्वेंस मैंने ये लिखी है, इधर से पढ़ो GAATTC, बिल्कुल सही। इधर से रीड करो GAATTC। इधर से रीड करने में और इधर से रीड करने पर कैसा मिला, सेम। और सेम मिले तो उसी को हम पैलेंड्रोमिक या पैलेंड्रोम भी कह सकते हैं। यह पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलेंड्रोम सीक्वेंस होती है। क्लियर? अब यहां देखना, यहां पर आप इस सीक्वेंस में बेस पेयर काउंट करो, ऐसे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ कितने बेस पेयर हो गए, 6 बेस पेयर है। दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर कैसा लग रहा है, सेम। तो ये जो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखी है ना, ये एक तरह की रेस्ट्रिक्शन, ये एक तरह की रेस्ट्रिक्शन साइट ही है, ये एक तरह की रिकॉग्निशन साइट है। और इसी रेस्ट्रिक्शन साइट को आरई पहचानेगा, यहीं को आरई को पहचानेगा और फिर इसको काट देगा। अरे बात समझ में? और कौन से बॉन्ड को काटेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन साइट में कितने बेस पेयर हो गए, 6। इसी तरह से मैंने एक सीक्वेंस आपके सामने फिर लिखी, GGCC। इधर से पढ़े GGCC। इधर से रीड करो, इधर से रीड करो, कैसा लग रहा है, सेम। बेस पेयर काउंट करो तो 4 बेस पेयर, तो 4 बेस पेयर है। अरे 1, 2, 3, 4 बेस पेयर है। दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम है, मतलब यह भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या फीचर होते हैं, 4 बेस पेयर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 4, 6, 8 बेस पेयर होते हैं और दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम आए तो उसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट कह देते हैं। क्लियर? पैलेंड्रोमिक वर्ड क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? तो पैलेंड्रोमिक क्या है ये हमने सीखा।
अच्छा, कैसे आरी कट लगाता होगा, इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। हाउ आरी कट द डीएनए। अच्छा, ये बच्चों यहां पर एक डीएनए मैंने बनाया। ये डीएनए बच्चों ऐसे बहुत बड़ा सा है, इधर भी काफी बड़ा सा है, इधर भी काफी बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा है ये डीएनए, बहुत बड़ा डीएनए। अब यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर इसमें सीक्वेंस ऐसे पूरी सीक्वेंस होगी GAATTC, इधर भी GAATTC। ये GAATTC बताओ कितने बेस पेयर है? 6। इधर से रीड करने पर, इधर से रीड करने पर सेम आ रहा है, मतलब ये एक तरह की रिकॉग्निशन साइट है। बताओ 4 बेस पेयर दोनों साइड से रीड करने पर सेम रिकॉग्निशन साइट है, या रेस्ट्रिक्शन साइट भी आप कह सकते हो इसको। ये भी बच्चों एक तरह की रेस्ट्रिक्शन साइट ही है, वही सेम ही लिख दिए। अब बच्चों अगर हम आरई की बात करें, बहुत ध्यान सुनना, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक बड़ा वर्ड है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बहुत सारे एग्जाम्पल कहूं या बहुत सारे एंजाइम आज दिन तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। आपकी एनसीईआरटी एक डेटा देती है, मोर देन 900 आरई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। मतलब 900 से ज्यादा आरई को आज दिन तक आइसोलेट किए जा चुके हैं, इवन उससे भी ज्यादा हो चुके होंगे। ये तो एनसीईआरटी ने जब लिखा था उस टाइम का डेटा है, मोर देन 900 आरई। इन 900 आरई में जैसे एक एंजाइम आता है इको R1, हिंड थर्ड, समा फर्स्ट, है थर्ड, ऐसे बैम H1, ऐसे बहुत सारे आते हैं। क्लियर? अब बच्चों जितने भी 900 आरई है सबकी अपनी अपनी साइट होती है। ये जो मैं लिखता हूं ना GAATTC, ये साइट स्पेशली एक एंजाइम की है जिसका नाम है इको R1। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे भी बना दिया, ये इको R1। इको R1 क्या है? ये इको R1 अपने आप में एक आरई है। फुल फॉर्म बोलो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसी तरह से मैंने यहां पर एक नाम और लिखा है थर्ड, तो है थर्ड ये भी क्या है बच्चों? आरई। इसी तरह से मैंने एक नाम और लिखा हिंड थर्ड, ये भी क्या है बच्चों? आरई। ऐसे चलते जाए 1 2 3, ऐसे आरई 900 से ज्यादा आइसोलेट हो चुके, मोर देन 900। अरे बात समझ में? और हर आरई की अपनी साइट है। ये जो मैं लिखता हूं ना GAATTC, ये इको R1 की साइट है। किसकी? इको R1 की। तो इसको केवल, इस साइट को केवल इको R1 ही पहचानेगा। इस साइट को ओनली इको R1 पहचानेगा, क्योंकि ये इसकी स्पेशल साइट हो गई। अब बताओ, ये भी एक तरह की है तो रेस्ट्रिक्शन साइट है, और ये भी पैलेंड्रोमिक साइट है। इको R1 अगर आगे चलता भी जाए इसको नहीं पहचानेगा, इसको नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये इको R1 की साइट नहीं। बहुत ध्यान से सुनना सभी, ये इको R1 की साइट नहीं है, ये तो किसी और एंजाइम की साइट है। समझाने के लिए मैंने कह दिया, जैसे ये है थर्ड की साइट है, तो इसको केवल है थर्ड पहचानेगा, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई और नहीं। एक बार फिर बताता हूं, बताओ ये साइट इको R1 की है, क्या इसको क्या इको R1 पहचान जाएगा? यस, पहचान जाएगा। अच्छा, ये भी एक तरह की पैलेंड्रोमिक साइट है, क्या इसको भी इको R1 पहचान जाएगा? कभी कभी पहचान जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं पहचानेगा। हर आरई की अपनी साइट होती है। जैसे ये साइट इको R1 की है, ये है थर्ड की है, इसी तरह से हिंड थर्ड की भी कुछ अलग साइट होगी। कौन से आरई की क्या क्या साइट होती है, यह भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद नोट करवा दूंगा। पहले अभी आप लोग ये ध्यान रखो, हर आरई की अपनी साइट है। अब बच्चों आरई करता क्या है? डीएनए पर बैठेगा, फिर वो डीएनए पर ऐसे मूव करेगा, पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, पूरे डीएनए की लेंथ को चेक करता जाता है। जहां पर भी उसकी साइट मिली, जैसे मान लो ये आगे गए, यहां साइट मिली, इको R1 की साइट यहां मिली, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा? जहां पर इसकी साइट मिली वहां पर आकर बैठेगा। यहां इसकी साइट मिली तो इस जगह पे बाइंड करेगा, ये ऐसे चलता जाएगा। यहां साइट मिली तो यहां बैठेगा, और बैठने के बाद दोनों स्टैंड में कट लगाएगा। लेकिन एक खास बात, जब भी कट लगाएगा, जैसे इसने यहां पर क्या किया, इस पैलेंड्रोमिक साइड में G और A के बीच में कट लगाया, G और A के बीच में कट लगाया, तो ये जो नीचे वाली स्टैंड है इसमें भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। मतलब दोनों में सेम जगह, यहां जो बेसिस है सेम बेसिस के बीच में यहां पे भी कट लगाएगा। इधर भी G है तो इधर भी G है, और इस तरह से बच्चों इस वाले पार्ट को यहां से ऐसे कट करके अलग कर देंगे। मतलब ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा, ये इतना अलग हो जाएगा। तो इको R1 जैसे यहां बैठा, तो इको R1 बैठते ही यहां कट लगाएगा, यहां कट लगाएगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर तोड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस से तोड़ेगा, और ये पार्ट यहां से अलग। अच्छा, फिर ये आगे गया, यहां काटेगा? नहीं, यहां नहीं काटेगा। क्यों? ये यहां इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि ये इसकी साइट नहीं है। अच्छा, फिर ये आगे गया, फिर GATTC दिखा, ये आगे गया, फिर GATTC दिखा, तो इसको फिर मजा आ गया क्योंकि इसी की साइट है। फिर बच्चों यहां पे आके बैठ गया।
अब बताओ यहां बैठने के बाद इधर भी सेम जी और ए के बीच में काटेगा, यहां पे भी जी और ए के बीच में ऐसे काट देगा। अच्छा यहां काटेगा तो ये वाला पार्ट ऐसे कुछ अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब बताओ यहां से ये टुकड़ा अलग, यहां से ये टुकड़ा अलग, तो ये जो बीच का सेक्शन अलग हो जाएगा। मतलब यहां से ये वाला पार्ट जब कट होकर अलग होगा तो ये AATTC सामने जी चलता गया, फिर ये जी और ये CTTA वाला पार्ट आ गया। मतलब ये इस तरह से ये ऐसे कट लग गया और यहां पे ये कुछ इस तरह से कट लग गया और ये वाला पार्ट अलग आ गया। किसने काटा? ये इको R1। मैं इको R1 की बात समझा रहा हूं। तो इको R1 ऐसे चलता गया, पूरे DNA को चेक करेगा, जहां जहां उसकी साइट होगी हर जगह से काटेगा, जहां जहां साइट होगी वहां से काटेगा। जहां जी और ए के बीच में काटा तो दूसरी स्टैंड में भी जी और ए के बीच में काटेगा। आरी कैसे कट लगा रहा है, प्रोसेस समझ में आ रही बच्चों? ये जो मैंने आपको समझाया, ये जो समझाया इसी को अब मैं आपको नोट भी करा देता हूं। क्लियर सबको अच्छे से? जो मैं पूछ रहा हूं अच्छे से बताना। एक आरी का एग्जांपल या बहुत सारे 900। हर आरी की अपनी साइट होती है। जैसे इको R1 की साइट GAATTC है तो दूसरे आरी की साइड कोई दूसरी होगी। हर आरी की अपनी साइड है। एक स्टैंड में कट लगाता है, दोनों स्टैंड में कट लगाएगा, यहां भी कट लगाएगा, यहां भी, लेकिन सेम बेसिस के बीच में। इधर जी और ए तो यहां भी जी और ए के बीच में। क्लियर? जो बात यहां समझाई क्लियर हुई बच्चों? अच्छे से समझ में आइए। अब इसके क्या पॉइंट है फटाफट लिख लेते हैं। ये तो हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था वही। फर्स्टली ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये इको R1 पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, जहां उसकी साइट होगी वहां बाइंड कर जाएगा। फिर क्या करेगा? वंस इट फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, जैसे इसकी साइट ये है सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू देम, मतलब वहां पर ये बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करेगा? नाउ आर ई कट बिटवीन द सेम टू बेसेस। जैसे यहां जी और ए है तो यहां जी और ए के बीच में कट लगा रहा है तो यहां पर भी जी और ए के बीच में ही काटेगा, सेम बेसिस के बीच में कट लगाएगा। कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। बात समझ में? तो यह आरी के जो स्पेशल पॉइंट है, कहां कट लगाता है, यह आप लोगों को और ध्यान रखना है। क्लियर? ये नोट भी करना, सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, अपने एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यह पॉइंट भी अच्छे से आना चाहिए। आरी की बच्चों अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला आरी जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी हिंड सेकंड। ये हिंड आरी का नाम है। तो हिंड सेकंड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट गया था स्मिथ साइंटिस्ट को। अच्छा, स्मिथ ने जब हिंड सेकंड डिस्कवर किया था, इसके थोड़े टाइम बाद ही एक एंजाइम और डिस्कवर किया गया, इको R1। लेटर ऑन इको R1 डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, स्मिथ, नेथन एंड अर्बर। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इको R1 की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले हिंड सेकंड डिस्कवर्ड हुआ, थोड़े टाइम बाद ही इको R1 डिस्कवर्ड हुआ। और जब ये इको R1 की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद बायोटेक में काफी चेंजेस आए और बायोटेक काफी सक्सेस भी हुई। तो हम कह सकते हैं कि आरी की जो डिस्कवरी है ये बायोटेक की सक्सेस को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो ये याद रखना, पहला डिस्कवर्ड आरी हिंड सेकंड। अच्छा, उसके बाद इको R1 की डिस्कवरी इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। बात आती है आरी का फॉर्मेशन कहां होता है। हम ये जो आरी है कहां से लाते हैं, कहां ये बनता होगा, इसकी बात हम समझे। आरी का फॉर्मेशन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में मिलता है, केवल बैक्टीरिया में बनता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये आरी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, बैक्टीरिया आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। इस प्रोकैरियोट के अंदर इसकी जीन से यहां आरी बना होगा। आरी एक एंजाइम ही तो है बच्चों, और ये एंजाइम इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बना। अब बात आती है बैक्टीरिया ने ये आरी का फॉर्मेशन क्यों किया होगा। तो इसका एक बड़ा अच्छा रीजन था। मान लीजिए इस बैक्टीरिया के ऊपर सपोज करिए किसी वायरस ने अटैक कर दिया, ये किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो इस वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर आरी का फॉर्मेशन करता है। तो बैक्टीरिया आरी बनाता है किससे बचने के लिए? इस वायरस से बचाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां लिखते हैं। इस पॉइंट को अभी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले पॉइंट लिखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया। ये केवल बैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अच्छा, यहां पर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए, इस वायरस की ग्रोथ को रखने के लिए यहां 2 एंजाइम काम आते हैं। इसमें बच्चों एक एंजाइम तो आता है वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक और आता है मिथाइलेज। अभी बताऊंगा मैं आपको।
देयर आर टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब इस वायरस की ग्रोथ को यहां रोकने के लिए दो एंजाइम काम में लिए गए। इसमें एक एंजाइम तो आता है मिथाइलेज और एक यही आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेज का काम होता है मिथाइल ग्रुप को जोड़ना डीएनए के साथ, और रेस्ट्रिक्शन का काम होता है डीएनए को काटना। ये डीएनए को काटने का काम करता है। ये जो बातें मैंने अभी आपको यहां समझाई थी, ये पॉइंट पहले बच्चों आप लोग नोट करके रखिएगा। अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस समझाता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ी है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट सबने? हां, अब यहां पे बहुत ध्यान सीखिएगा। आपको समझाने के लिए ये बच्चों मैंने बैक्टीरियल सेल बनाई। बैक्टीरिया की सेल समझाने के लिए मैंने ई कोलाई ही ले ली। अच्छा, ई कोलाई की सेल के अंदर ये इसका डीएनए है। इसको मैं और अच्छे से कह सकता हूं, ये अपने आप में बैक्टीरियल डीएनए ही है। ये बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए है। क्लियर? इसका ये डीएनए था। अच्छा, इस डीएनए के अंदर जीन होगी, आरएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, वो सब हो रहा होगा। अब इस बैक्टीरिया की सेल के ऊपर ये किसी वायरस ने अटैक कर दिया। बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करता है तो इसको हम यहां पे नाम दे देते हैं बैक्टीरियोफेज। इसको हम बच्चों यहां पर नाम दे देते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अच्छा, जब ये अटैक करता है तो सबसे पहले अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर की तरफ ट्रांसफर करता है। सभी जानते हैं, मतलब ये वायरस अपना डीएनए अंदर ट्रांसफर करेगा। अब इसका डीएनए बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रोपोगेट होता है, अपनी नंबर को बढ़ाता है। वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर अपनी नंबर को बढ़ाएगा, मतलब यहां पर इस तरह से ये अपनी नंबर यहां पर ऐसे बढ़ाता जाएगा। मुझे बताओ, बैक्टीरिया के अंदर किसकी नंबर बढ़ रही है? वायरस की। अच्छा, जब ये वायरस अपनी नंबर यहां बढ़ाता है तो ये कई बार बैक्टीरियल सेल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और कई बार तो बैक्टीरिया की सेल को मार भी देता है। यानी ये वायरस आता है, बैक्टीरिया को नुकसान करके चला जाता है। हर बार यही हो रहा है। अब जो बैक्टीरिया ने सोचा कि यहां पे हर बार ये आता है, नुकसान करके जाता है, तो क्यों ना इस वायरस से लड़ाई की जाए, डिफेंस किया जाए, बचा जाए। अब बात आती है इस वायरस से कैसे बचे। तो इससे बचने के लिए यहां पर उन्होंने क्या किया, अपने डीएनए से, अपने डीएनए मतलब जीन से, यहां पर आरएनए से एक प्रोटीन बनाया, एंजाइम बनाया। मतलब इस जीन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंजाइम बना, आरएनए बना, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम बना। ई कोलाई के अंदर ये जो एंजाइम बना, इसी एंजाइम का नाम दे दिया EcoR1। ये एंजाइम बना, इसका नाम क्या दे दिया? EcoR1, क्योंकि ई कोलाई की सेल के अंदर डेवलप हुआ था। अब बच्चों इस एंजाइम ने क्या किया, ये जो एंजाइम बना है, इस एंजाइम ने जाके इस वायरस के डीएनए को बीच से काटा। अच्छा, EcoR1 कहां से काटेगा? जहां इसकी साइट होगी, और इस वायरस के डीएनए पे वो साइट होती है GAATTC, इस तरह की साइट होगी, वहां जाके काटेगा। तो इसने इसको उठा के यहां से काटा। अच्छा, बीच में से काटा तो ये वायरस का डीएनए से टुकड़ों में टूट गया। वायरस का डीएनए टुकड़ों में टूट गया, और जब वायरस का डीएनए टूट गया तो अब यहां पर वायरस की यहां ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अरे जब इसका डीएनए टूट गया तो ग्रोथ कैसे होगी? तो बताओ, ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को बढ़ा रहा है या रोक रहा है? इतना बताओ मुझे। वायरस की ग्रोथ को रोक रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम लिखा गया रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों बोला? वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, और ये बीच से काटता है, तो एक नाम और जोड़ दिया, एंडोन्यूक्लियस। मतलब यही एंजाइम एग्जैक्ट बन गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों ये नाम दिया, समझ में आया बच्चों? बताओ क्यों कहा? रेस्ट्रिक्शन नाम इसलिए दिया क्योंकि वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। ये पूछा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन मतलब ग्रोथ रोकना, किसकी? वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर रोकने का काम करता है। क्लियर? एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा? क्योंकि बीच से काट देता है। अब एक खास बात, ये एंजाइम EcoR1, इसका एक ही काम है, जहां भी GAATTC दिखेगा, इसकी साइट है ये, जहां भी GAATTC दिखेगा वहां काट देगा। अब बताओ, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, क्या इसके डीएनए पर GAATTC सीक्वेंस नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मान लीजिए इस बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर, यहां सीक्वेंस मिल गई GAATTC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, GAATTC, वही पैलिंड्रोमिक बन गया। अब बताओ, EcoR1 ने जैसे ही इस GATTC को देखा, EcoR1 ने जैसे GATTC को देखा, यह चुप नहीं बैठेगा। मतलब यह जाएगा और इसके ऊपर भी अटैक करेगा, बिल्कुल अपने ऊपर यहां पर भी अटैक करेगा। अब सोचो, यह एंजाइम उसी डीएनए को काटने चला गया जिसने इसको बनाया है। और सोचो, अगर इस एंजाइम ने
बैक्टीरिया के डीएनए को काट दिया, इसी को खत्म कर दिया, तब तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेल बड़ी समझदार है। सेल ने क्या समझदारी दिखाई? उसे पता है कि ये एंजाइम, बात को सुनना, सेल को पता है कि ये एंजाइम मेरे खुद के डीएनए को भी काट सकता है, ये आरई मेरे डीएनए को भी काट सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी जीएटीटीसी होता है। अब ये खुद के डीएनए को काट सकता है, तो इसने अपने आप को यहां पर बचाने के लिए, इसने बच्चों अपने आप को यहां पर बचाने के लिए इसने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा। इस इक्वार1 से अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? यहां पर उसने जाकर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। यहां पर भी इस तरह से मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। कौन से एंजाइम से? वही मिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप को जोड़ने वाला। अच्छा, जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ने से क्या होता है कि ये यहां पर इक्वार1 अब इसको पहचान नहीं पाता। अरे एंजाइम से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका मिथाइल लगा लो। ऐसा हमने कई बार मॉलिक्यूलर चैप्टर में भी किया है। याद करो, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्रुप लगा देते। तो एंजाइम से बचने का सबसे बेस्ट तरीका था, क्या लगा दिया? मिथाइल। और मिथाइल लगने की वजह से ये इक्वार1 अब इसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये साइट हल्की सी अल्टर हो गई, चेंज हो गई, मिथाइल लग गया। अच्छा, ये एंजाइम इसको पहचान नहीं पाएगा तो काटेगा नहीं। तो मुझे बताओ, इस एंजाइम ने वायरस के डीएनए को तोड़ा दिया, काट दिया, लेकिन खुद के डीएनए पे अटैक क्यों नहीं किया? तो सीधा आंसर मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन की वजह से ये अपने डीएनए पर अटैक नहीं करता है। बात समझ में बच्चों? क्या मैंने समझाया? फटाफट बोलना। बताओ, बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या आरई बनते हैं? ये आरई तो है, इसको शॉर्ट में मैं आरई लिख देता हूं। बैक्टीरियल सेल के अंदर आरई बनते हैं। बताओ क्यों बनते हैं? हां, सीधा सा आंसर, वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए। वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए आरई बनाया गया। इस आरई ने खुद के डीएनए पर अटैक क्यों नहीं किया? यस, खुद के डीएनए पर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि इसने यहां पर अपनी साइट को, अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को मिथाइलेशन से मॉडिफाइड कर दिया था। अरे बात समझ में? ये जो मैंने आपको समझाया है, क्लियर बच्चों? अच्छे से समझ में आया सबको अच्छे से? हां। अच्छा, पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम आरई का यूज क्यों करते हैं? बताइए क्यों यूज करते हैं? हां, ताकि हम डीएनए को काटने के लिए, डीएनए आसानी से कट किया जा सके। क्लियर? तो ये बच्चों ऐसे काटने का काम करता है, लेकिन खुद के डीएनए पर क्यों कट नहीं लगाता है? मिथाइलेशन की वजह से। जो बात यहां पर मैंने अभी आपको समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, जो बातें मैं बोल रहा था इसको फटाफट हम नोट भी कर लेते हैं। पहले इसको नोट करो। अब यहां पर इसके कुछ खास पॉइंट। आरई कहां से मिलता है? बैक्टीरियल सेल से। आरई पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वायरस, वायरस से डिफेंस करता है। आरई नेवर कट इट्स ओन बैक्टीरियल डीएनए, खुद के डीएनए को कट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज दियर रेस्ट्रिक्शन साइड मॉडिफाइड बाय मिथाइलेशन। क्लियर? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी भी यूकैरियोट्स में नहीं मिलता। हमारी सेल के अंदर कभी आरई नहीं मिलता, क्योंकि हमारे डिफेंस का तरीका अलग है। ये एक तरह से बैक्टीरिया के डिफेंस का तरीका था, तो अपने अंदर आरई नहीं बनता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज दिन तक मोर देन 900 आरई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। आज दिन तक 900 से ज्यादा आरई को आइसोलेट किया जा चुका है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल, ऐसी यहां पर बैक्टीरियल सेल की 230 स्ट्रेन है, 1 2 ऐसे चलते गए 230 है। स्ट्रेन का मतलब होते तो ये बैक्टीरिया ही, बस इनमें हल्का बहुत डिफरेंस होता है। अब बताइए, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यहां पर बना होगा आरई, यहां पर आरई। जरा सोचना, एक बैक्टीरिया में एक ही आरई बनता तो ऐसे 230 है तो 230 मिलते, लेकिन हमने क्या सीखा? 900 से ज्यादा आइसोलेट हो चुके। इस पॉइंट से आप क्या सीखे? हां, इससे हम यह सीखे कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक से ज्यादा आरई का फॉर्मेशन होता है। अरे एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा आरई बनते हैं, और तभी तो 230 से 900 से ज्यादा मिले हैं। तो कभी पूछे, एक बैक्टीरिया में बस एक ही आरई बनता है? एक नहीं, एक से ज्यादा आरई मिल सकते हैं। अरे बात समझ में? तो जो बात यहां पर आपको मैंने समझाई, क्लियर हुई? ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा। क्लियर? तो ये नोट कर लो बच्चों। आरई के बच्चों हम पॉइंट समझ रहे थे, आरई किस किस तरह से कट लगा सकता है, वो पॉइंट हम समझते हैं। मोड ऑफ कटिंग, ये बच्चों दो तरह से कट करता है। एक होता है ऑब्लिक कट और एक होता है स्ट्रेट कट। इसमें मैं पहला कट आपको समझाता हूं, ऑब्लिक कट। ऑब्लिक मतलब तिरछा कट लगाना। ऑब्लिक कट में होता क्या है? इन दिस कट आरई कट इट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है उसके मिडिल से कट नहीं करता, मिडिल से थोड़ा सा स्लाइडली अवे कट करता है।
और अवे कट करने की वजह से यहां पर स्टिकी एंड बनते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे इको आर वन एंजाइम की साइट आप सबको याद है बच्चों, GAATTC है। अब बताओ ये साइट तो याद रखना ही है सबको। इको आर1 की रेस्ट्रिक्शन साइट GAATTC कितने बेस पेयर की हो गई, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर की साइट है। अब जब इको आर1 कट करता है तो ये बच्चों यहां पर इसका ये मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, 3 इधर मिडिल पार्ट है। ये मिडिल से कट नहीं करता। इको आर1 क्या करता है, इस मिडिल से अवे मतलब यहां पे कट लगाता है, जी और ए के बीच में। अच्छा, इस स्टैंड में जी और ए के बीच में है तो दूसरी वाली में भी जी और ए के बीच में यहीं पर ही ये कट लगाएगा, यहां पे कट लगाएगा, यहां से काटेगा और यहां से काटेगा। अच्छा, कट करने के बाद अब यहां पर ये वाला इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये आसानी से टूट जाएगा। अच्छा, यहां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, ये तो बहुत इजीली वैसे ब्रेक हो जाते हैं। मेन तो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ना, तो यहां के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। अच्छा, जब ये टूटेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ये बच्चों ऐसा बनेगा कि जी के सामने वाला सी रहेगा, फिर TTAA आ गया और ये पार्ट उठ के यहां चला गया, AATT, फिर सी के सामने जी आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से यहां पर ऐसे कट लगाएगा, यहां से लेके ऐसे चलेगा, ये ऐसे कट लग गया। यहां बच्चों ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ ओब्लिक टाइप का बना रखा है, लग रहा है ना ऐसे ओब्लिक टाइप का, तो इसीलिए इस कट का नाम क्या कहा जाता है, ओब्लिक कट। अब इस ओब्लिक कट लगने की वजह से हुआ क्या, ओब्लिक कट होने की वजह से यहां पे देखो, अगर मैं इस पार्ट को जस्ट इसके ऊपर लेके आता, ध्यान समझना, इसको जस्ट इसके ऊपर लेके आता तो ये T और ये A वापस जुड़ जाते, अरे कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर ये T ये A वापस अटैच हो जाते, A और T वापस अटैच हो जाते, A और T वापस अटैच हो जाते, तो ये आसानी से वापस अटैच हो जाते। यानी ये जो इतना सिंगल स्टैंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना वाला, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, जो आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये जो एंड यहां पे बने, इन एंड को कहा जाता है स्टिकी एंड, या इसको लिखा जाता है ओवरहैंग। मतलब यहां पर ये ऐसे हैंग किया हुआ है तो इसको ओवरहैंग भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट नाम हम समझे तो स्टिकी एंड। ये एंड जो बना इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाला, जिनको हम आसानी से चिपका सके, ऐसे एंड को स्टिकी एंड कहते हैं। तो यहां पर ये फाइनली ऐसे स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, इको आर1 ने काटा, जैसे काटा ये इस तरह से ओब्लिक कट लगाया और ओब्लिक कट होने की वजह से इसे स्टिकी एंड का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, इको आर1 कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है, तो इको आर1 की वजह से कौन सा एंड बनता है, स्टिकी एंड। और कैसा कट लगाता है, तो ओब्लिक कट लगाता है। क्लियर। मोड ऑफ कटिंग में पहला तो था ओब्लिक कट, पहले इसको नोट कर लीजिए। और कहां से काटता है, सेंटर से थोड़ा अवे कट लगाता है। किया नोट बच्चों अच्छे से। हां, ये तो हमने अभी पहला पार्ट सीखा। इसी में ही मोड ऑफ कटिंग का सेकंड पार्ट आता है स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट का मतलब एकदम सीधा कट लगाना। यहां पर जब कट लगता है, इन दिस कट आर कट एट द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब पैलेंड्रोम के बिल्कुल सेंटर से काटेगा, लिटिल अवे नहीं, बिल्कुल सेंटर से। इसकी वजह से यहां पर ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आता है समा फर्स्ट। ये बच्चों समा फर्स्ट, इसकी साइट आप समझो, इसकी साइट होती है CCC GGG। अच्छा, इधर भी CCC GGG। अब जब ये कट लगाएगा, बताओ कितने बेस पेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जब कट लगाता है तो सेंटर से, सेंटर मतलब ये समा फर्स्ट यहां से काटेगा, यहां से इस तरह से बच्चों ये यहां पर कट लगा देगा, बिल्कुल एकदम बीच से काटेगा। यहां से काटेगा तो बताइए, यहां से कट होने की वजह से इधर से CCC GGG आ जाएगा, इधर से GGG CCC आ जाएगा। अरे यही तो आएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये डबल स्टैंड है, यहां डबल स्टैंड है, यहां कहीं पर भी सिंगल एंड नहीं बना, सिंगल स्टैंड एंड नहीं बना, तो ये जो डबल वाले एंड बनते हैं, अब इन एंड को नाम दे दिया जाता है ब्लंट एंड। पहले कौन से बने थे, स्टिकी एंड, और ऐसे एंड का नाम ब्लंट एंड। यहां देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों एकदम ऐसे सीधा कट लगा हो, और सीधा कट लगा इसलिए नाम लिखा गया स्ट्रेट कट। एकदम ये सीधा कटता है तो स्ट्रेट कट, और स्ट्रेट कट की वजह से हमेशा ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये याद रखना, इको आर1 तो स्टिकी एंड देता है। स्टिकी क्यों कहते हैं, क्योंकि चिपकाने में आसान होते हैं, और समा फर्स्ट की वजह से ब्लंट एंड बनता है। अब मुझे बताओ, बायोटेक के हिसाब से हम समझे तो आगे इनको लाइगेज से जोड़ना भी पड़ता है, और जोड़ने के लिए स्टिकी एंड बेटर है या ब्लंट एंड।
हाँ, स्टिक एंड ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आसानी से जुड़ जाते हैं। तो बायोटेक में ऐसे एंजाइम को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि स्टिक एंड प्रोड्यूस करे, क्योंकि उनको जोड़ना आसान रहता है। वैसे ये भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले यहां एक एडाप्टर लगाते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है। ज्यादा बेटर किसको माना जाता है? स्टिक एंड वाले को माना जाता है। क्लियर? समझ में आया सबको अच्छे से? तो स्ट्रेट कट क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, इससे ब्लंट एंड मिलेगा। क्या है नोट हुआ? अच्छा, इसी में बच्चों अगला पार्ट अब हम लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरई की नेमिंग कैसे दी जाती है? अच्छा, जब भी हम आरई का नेम लिखते हैं तो आरई के नेम में, जैसे मैंने एक नेम यहां लिखा आपके सामने, इको R1, और एक नाम यहां लिखा समा फर्स्ट। क्लियर? अब इसके नेम में ध्यान से देखो, 1 2 3 4 लेटर और एक रोमन नंबर, 1 2 3 लेटर और ये रोमन नंबर। यानी आरई के नेम में या तो 3 लेटर होते हैं या 4 लेटर होते हैं, और पीछे क्या लगा दिया जाता है इसे? रोमन नंबर। तो नोमेनक्लेचर में ध्यान रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 या 4 लेटर, या तो 3 लेटर होंगे या 4 लेटर प्लस 1 रोमन नंबर, एक रोमन नंबर पीछे लगा रखा होगा। अब यहां पर ये फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर क्या इंडिकेट करते हैं वो हम समझे। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला आता है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस ऑफ बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से ये बाहर निकाला गया उसका जीनस बताता है। अच्छा, ये वाला ई मतलब एक तरह से जीनस को इंडिकेट कराता है, जैसे स्टीरिया। अगले नंबर पे आता है सेकंड एंड थर्ड लेटर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड लेटर, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, सेकंड थर्ड। सेकंड और थर्ड लेटर मिलकर ये उसकी स्पीशीज को बताता है। अगले नंबर पे आता है फोर्थ लेटर, ये फोर्थ लेटर आर वाला, ये आता है बैक्टीरियल स्ट्रेन को बताता है। फर्स्ट हो गया जीनस, सेकंड थर्ड आ गया स्पीशीज, और फोर्थ लेटर आ गया स्ट्रेन। अब बात आती है ये रोमन नंबर क्या चीज है, तो अगला पार्ट आता है इसमें रोमन नंबर। रोमन नंबर ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से किस ऑर्डर में ये आइसोलेट हुआ उसके ये ऑर्डर को बताने का काम करता है। एक बैक्टीरिया में मैंने सिखाया था कई आरी बनते हैं, तो कौन सा आरी पहले निकाला गया? पहले आइसोलेट किया गया, नॉट डिस्कवरी, गड़बड़ नहीं करना। ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेट, एंजाइम वर आइसोलेट, आइसोलेट किस ऑर्डर में हुआ है ये बच्चों वो रोमन नंबर को इंडिकेट करता है। आइसोलेट को ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए डिस्कवरी कहते हैं, डिस्कवरी नहीं, आइसोलेशन। जैसे ऐसे समझो, इको R1 में ई बताओ कौन सा लेटर हुआ? फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये ई तो हो गया यहां पर फर्स्ट लेटर, बताओ क्या बताएगा? जीनस, जैसे स्टीरिया। सी और ओ, ये हो गया थर्ड और सेकंड और थर्ड लेटर स्पीशीज के लिए, ये फोर्थ लेटर स्ट्रेन के लिए। इको R1 में जो स्ट्रेन काम में लेते हैं RY13, ये ई कोलाई की एक स्ट्रेन है RY13, ये याद रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं। इको R1 को जिस बैक्टीरियल स्ट्रेन से निकाला गया उस स्ट्रेन का नंबर क्या था? तो RY13 था, और ये फर्स्ट यहां पे इंडिकेट करता है फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। आइसोलेशन की बात कर रहे हैं बेटे, डिस्कवरी नहीं, पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था। ये जो बात मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई? अब मैं इसी बात को एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं आपको, जो बात यहां समझाएगी, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर आप इसको ऐसे समझिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बैक्टीरियल सेल बनाई। इस बैक्टीरिया की सेल का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है, एक RF और एक RD। ये जो स्ट्रेन मैंने बनाई है ये RD वाली है, ये RD वाली है, लेकिन एक इसकी स्ट्रेन और मिलती थी RF। हीमोफिलस तो हो गया जीनस, इन्फ्लुएंजा हो गया स्पीशीज, और ये हो गई इसकी स्ट्रेन। ये जीनस है, ये स्पीशीज है, स्ट्रेन है। अच्छा, इसकी 2 स्ट्रेन होती है, लेकिन जो ड्रॉ की गई है वो RD वाली ड्रॉ की है। अब यहां देखना, इस बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है, इस डीएनए का ये छोटा सा पार्ट बताओ क्या कहलाता है? जीन। और इस जीन से यहां पर, इस जीन से, शॉर्ट में मैं इसको जीन लिख देता हूं, जीन से यहां पे एक एंजाइम बना आरी, जीन से आरएनए बना, एंजाइम बना आरी। अब मुझे बताओ इस आरी का नेम देना है। मैंने क्या बताया था, जब नेमिंग करना हो पहला लेटर कहां से लेंगे? तो सबसे पहला लेटर लेंगे इसके जीनस से, ये पहला लेटर, यानी जब इसका नेम देंगे तो पहला लेटर यहां पर आ जाएगा H। पहला लेटर कौन सा आ जाएगा? H। अब बताओ सेकंड थर्ड कहां से लेते हैं? स्पीशीज, तो ये स्पीशीज से सेकंड थर्ड लेटर आ जाएंगे, सेकंड थर्ड स्पीशीज से मतलब IN आ जाएगा, ये IN आ जाएगा। अब
फोर्थ लेटर कहां से लेते? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में यहां ध्यान से देखो बच्चों, दोनों में आर तो कॉमन है। अरे आर तो कॉमन है, यहां पे आर लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है ये है। तो अब अगला लेटर देखें, यहां लिखा है डी, तो ये आ जाएगा इसका फोर्थ लेटर, मतलब ये बन गया हिंड। एच कहां से ले लिया? जीनस से। आई एन कहां से ले लिया? स्पीशीज से। डी स्ट्रेन से ले लिया। और ये एंजाइम पहली बार निकला गया तो फर्स्ट लगा देंगे, तो ये बन गया हिंड फर्स्ट। अरे समझ में आया? अच्छा मान लीजिए इस बैक्टीरिया के अंदर एक आरी बनता है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा बन सकता है। मान लीजिए इसके अंदर एक आरी और बना, इस आरी को थोड़े टाइम बाद बाहर निकाल रहे हैं। अब इसका नाम दे, नेमिंग देना है तो क्या करेंगे? पहला लेटर तो एच, पहला लेटर एच जीनस से आ गया, आई एन स्पीशीज से आ गया, डी स्ट्रेन से आ गया। अब बताओ ये बाद में आइसोलेट हुआ तो ये बन गया सेकंड। अच्छा इसके अंदर मान लीजिए एक आरी और बन गया, मान लीजिए इसकी जीन से एक आरी और बन गया। अब इसका नाम आप बताओ कैसे लिखेंगे? नेमिंग देनी इसकी, तो नेमिंग देते टाइम पहला एच, फिर आई एन, फिर डी। अब बताओ ये और बाद में आइसोलेट हुआ तो इसको थर्ड कह देंगे। मतलब इसी एक ही बैक्टीरिया से एक से ज्यादा आरी आइसोलेट किए गए। अच्छा पहला आइसोलेट हुआ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाद में एक को निकलेगा तो फोर, एक को निकलेगा तो फाइव। इस तरह से इनको नाम देते जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा आरी बन सकते हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, नॉट डिस्कवरी। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया। अब ध्यान समझना, मान लीजिए इसको समझाने के लिए मैं स्मॉल ए कह देता हूं, इसको स्मॉल बी कह देता हूं। जब स्मिथ साइंटिस्ट ने, एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, डाउट क्लियर कर रहा हूं एक तरह से आपका, स्मिथ साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल के अंदर इसको देखा था। सबसे पहले सेल में यह देखा गया था, मतलब यह था फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये बच्चों फर्स्ट डिस्कवर्ड था क्योंकि पहली बार इसको देखा गया था। लेकिन इसका आइसोलेशन बाद में हुआ, इसलिए इसको हिंट 2 कहा गया। मतलब स्मिथ साइंटिस्ट ने इन दोनों में से भी पहले किसको ऑब्जर्व किया था, पहले किसको देखा था? तो देखा इसको था, लेकिन सेल के अंदर ही। उन्होंने उस टाइम इसको सेल से बाहर नहीं निकाला था। सेल से बाहर ये बाद में निकला, तो इसलिए इसको हिंट 2 कहते हैं। बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर ये हिंट 2 है, हिंट 2 है तो पहला डिस्कवर तो फर्स्ट होना चाहिए। अरे फर्स्ट सेकंड डिस्कवरी नहीं है, फर्स्ट सेकंड इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो ये पहले देखा जा चुका था, लेकिन इसका आइसोलेशन बाद में हुआ, और बाद में हुआ इसलिए इसको 2 नाम देना पड़ा। अरे बात समझ में? तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? तो कैसे इनकी नेमिंग दी जाती है, कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, यह ध्यान रखना। और आरी केवल और केवल कहां मिलता है? बैक्टीरिया में। हमारी सेल में आरी नहीं मिलता, यह मैं आपको पहले समझ चुका हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आरी का फॉर्मेशन प्लांट में होता है। फिर आप सोचते हैं प्लांट बहुत बड़ा है, कभी न कभी तो बनता होगा। कभी नहीं बनता। आरी का फॉर्मेशन केवल 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 प्रोकैरियोट्स में होता है। क्लियर? अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट आरी की हम साइट ले लेते हैं। नेम, उसकी साइट, स्टिकी या ब्लंट क्या बनाता है वो भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने नाम लिखा इको R1। इको R1 की साइट याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट, GAATTC। इधर से भी सेम ही आएगा। अच्छा ये जो डायरेक्शन होती है ना, ध्यान रखना, 5 to 3 लिखा जाता है। इधर 5 to 3 होगा, ये है ना, ये 5 to 3 है। अच्छा ये कट कहां से लगाता था? याद करो, सेंटर या सेंटर से अवे। सभी अच्छे से बताना, सेंटर या सेंटर से अवे यहां से कट लगाता था। यहां से कट लगाता था तो स्टिकी या ब्लंट। ये बच्चों ऐसे कट लगाता था तो स्टिक एंड प्रोड्यूस कर देता है। अगले नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे हिंड थर्ड। हिंड थर्ड की साइड होती है AAGCTT। ये 5 to 3 लिखा गया सब। ये भी बच्चों यहां से कट लगाता है, बीच से नहीं काटता, अवे काटता है, तो ये भी स्टिक एंड प्रोड्यूस करता है, हिंड थर्ड। इसी तरह से आता है अगले नंबर पे BAM H1, BAM 1 या BAM H1 भी कह सकते हो इसको। इसकी साइड GGATCC। अच्छा इन साइड को याद करते टाइम ऐसे ध्यान रखा करो आप लोग। मान लीजिए बच्चों आपने पहले लिखा GAA, तो फिर ये A का कॉम्प्लीमेंट्री होगा T, फिर ये A का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा T, और ये G का कॉम्प्लीमेंट्री यहां आ जाएगा C। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक स्टेट में बस 3 लेटर याद रखो आप। 3 याद है तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, नीचे तो अपने आप लिख सकते हैं। अब यहां देखो, ये 3 याद रखो, फिर A का कॉम्प्लीमेंट्री T, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, और इस G का कॉम्प्लीमेंट्री C, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा ये भी बच्चों यहां पर स्टिक एंड प्रोड्यूस करता है, यानी ये भी एक तरह का ऑब्लिक कट ही लगाता है। अगले नंबर पे लेते हैं फोर्थ, है थर्ड।
है थर्ड की जो साइट आती है GGCC, केवल 4 बेस पेयर की, 4 बेस पेयर की भी साइट होती है। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर से काटता है, एकदम सेंटर से, और सेंटर से काटता है तो ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। अगले नंबर पे लेते हैं और वो आ गया समा फर्स्ट। इसमें साइट याद है सबको, CCC GGG। अच्छा, और मैंने कहा ना बेटे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये भी एकदम सेंटर से कट लगाता है, मतलब ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से अगले नंबर पे और ले लेते हैं इको R5। इको R5 की खास बात ये होती है कि ये साइट GAT ATC सेंटर से काटता है, एकदम सेंटर से, और सेंटर से काटता है मतलब ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको 6 RE के नेम यहां बताए, उसमें से 3 स्टिकी एंड और 3 ब्लंट एंड वाले। इनमें से इको R1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सबको याद रखना है। इसकी साइड भी पूछते हैं, कई बार तो यही पूछ लेंगे एक लाइन का क्वेश्चन, इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइड बताओ, तो याद होनी चाहिए GAATTC। बात समझ में बच्चों? तो इस तरह के यहां पर ये क्वेश्चन बनते हैं, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नीट में एक बार ये पूछ लिया था, इको R5 कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है? ब्लंट एंड। अब बच्चों अगर मैं ऐसे RE बनाता जाऊं तो ऐसे तो 900 से ज्यादा है, सबकी साइट याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया, इनकी साइट कम से कम आप ध्यान रखें। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट तो इको R1। अच्छा, कौन स्टिकी देता है, कौन ब्लेंड देता है, ये भी याद रखना बच्चों, चाहे ये याद न रहे, लेकिन ये तो आप अच्छे से याद रख लो। यहां पर स्पेशली जैसे इको R1 स्टिकी देता है, इको R5 ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, इस तरह से ये और भी है। तो समझ में आया बच्चों, RE के बारे में क्या क्या सिखाया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है, हाइड्रोलाइसिस से काटता है, केवल और केवल प्रोकैरियोट में बनता है। क्यों? हां, इसलिए बनता है ताकि वायरस से अपने आप को बचा सके। क्लियर? अच्छा, यूकैरियोट में कभी नहीं बनता। नेमिंग हमने सीखी, 4 लेटर से 3 या 4 लेटर होते हैं, लेकिन 4 लेटर इतना एसेंशियल नहीं होता है। ये जो 4 लेटर है ना, इतना एसेंशियल नहीं है, इसके बिना भी यहां पर काम चल सकता है, ये इतना एसेंशियल लेटर नहीं होता है। तो जितनी बातें यहां पर आपको समझाई गई, ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बच्चों समझ रहे थे। इन टूल्स में हमने एंजाइम के बारे में 2 कैटेगरी समझ ली थी, लाइटिक एंजाइम और क्लीवेज एंजाइम। इसी में ही थर्ड कैटेगरी आती है ज्वाइनिंग एंजाइम। और ज्वाइनिंग एंजाइम आप सभी जानते हैं DNA लाइगेज, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब चिपकाने वाला, तो लाइगेज का काम आप सभी जानते हैं, ज्वाइन करना है। DNA लाइगेज ज्वाइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA के फ्रेगमेंट उनको आपस में चिपकाना हो। जैसे बच्चों मान लीजिए, अच्छा ये क्या करता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है कि 2 अलग थे उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ज्वाइन कर देता है। ऐसे समझो, ये DNA के अंदर यहां पर कोई गैप है, तो जैसे इसके यहां गैप दिख रही है आपको, इस गैप को फिल करना है तो इस लाइगेज एंजाइम को यहां पर मिला दो, लाइगेज को लगा दो, और लाइगेज इनके बीच में ज्वाइनिंग कर देता है। तो जैसे DNA लाइगेज आएगा, यहां इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है और इनको चिपका देता है। तो ये सभी आप जानते भी है, ज्वाइन करने वाला एंजाइम पूछे तो लाइगेज। सिमिलरली यहां पर भी आप समझ सकते हो, जैसे ये वेक्टर है, ये इंसर्ट है, इनको चिपकाना है तो इस मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज को लगा दो, ये इनको आपस में चिपका देगा। तो जब भी 2 फ्रेगमेंट को चिपकाना हो, लाइगेज को बुला लो, लाइगेज का काम होता है ज्वाइन करना। तो ये थर्ड कैटेगरी ज्वाइनिंग वाली होती है। इसी तरह से बायोटेक के अंदर सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी काम आते हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम मतलब जो सिंथेसिस में काम आते हैं। अच्छा, ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम में जैसे पहला आता है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज क्या करता है, DNA से DNA को फॉर्म करता है। जैसे ये DNA, इससे नया DNA बनाना है तो DNA पॉलीमरेज लगा दो। DNA पॉलीमरेज का काम ये होता है DNA से DNA बनाना। इसी तरह से अगला आता है RNA पॉलीमरेज। बताओ क्या करेगा? हां, DNA से RNA का फॉर्मेशन करेगा। ये DNA, इससे RNA बनाना है तो RNA पॉलीमरेज लगा दो। अच्छा, ये सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको सिंथेसाइजिंग एंजाइम। एक और काम में लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं नहीं बताऊंगा क्या काम करता है। हां, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब उल्टा काम करता है, RNA से DNA बनाता है। तो ये बच्चों यहां पर RNA से DNA का फॉर्मेशन करने वाला ये बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। सिंथेसाइज DNA फ्रॉम RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है। ये जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये सब आपको आते हैं अच्छे से। अगले नंबर पे आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज ये क्या काम करता है? दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड ऑफ DNA के 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है। अच्छा, जब 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है तो इससे ये उस प्लाज्मिड के रिसर्कुलराइजेशन को रोकने का काम करता है।
इस बात को आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए कोई प्लाज्मिड है, इसके ऊपर यहां पर एक एंजाइम आ गया आरी ने मान लीजिए यहां पर इस जगह पर कट लगा दिया, यहां कट लगा दिया। अच्छा, यहां क्यों काटा? क्योंकि यहां हो सकता है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट हो। अच्छा, जैसे ये कट लगा तो इधर फॉस्फेट इधर OH, इधर फॉस्फेट इधर OH, ऐसे फ्री हो गए, मतलब ये कट लग गया, यहां से ये ओपन हुआ। अच्छा, फॉस्फेट फ्री है तो 5' होगा, OH फ्री है तो 3' होगा। बहुत पहले सिखाया था मैंने ऐसे आपको। फॉस्फेट फ्री है 5', OH फ्री है 3' होता है। अब बच्चों एक चांस ये होता है कि जैसे ये यहां से ऐसे कटा, यहां पर ये हो सकता था कि इधर का फॉस्फेट इधर का OH, इधर का फॉस्फेट इधर का OH, ये वापस भी तो ज्वाइन हो सकता है। अरे चांस है, अगर ये वापस ज्वाइन हो गया तो ये वापस फिर सर्कुलर बन जाएगा। अरे जैसे कटा फिर जुड़ गया तो वापस सर्कुलर बन जाएगा। तो कई बार इसको सर्कुलर होने से बचाने के लिए इस एल्केलाइन फॉस्फेट को यहां लगा देते। कौन सा एंजाइम लगा रहे हैं? एल्केलाइन फॉस्फेटेस। एल्केलाइन फॉस्फेटेस क्या करता है? 5' एंड से फॉस्फेट हटा देगा। यहां देखो, यहां का फॉस्फेट और यहां का फॉस्फेट हट चुका है। 5' एंड से फॉस्फेट हटा दिया। किसने हटाया? ये एल्केलाइन फॉस्फेटेस। ये इन फॉस्फेट को यहां से रिमूव कर देता है। अच्छा, फॉस्फेट हट गया तो अब यहां पे बॉन्ड बन नहीं सकता, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता नहीं है, और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये बच्चों यहां पे वापस रिसर्कुलरेट नहीं हो सकता। तो इस प्लाज्मिड के वापस रिसर्कुलराइजेशन को रोकने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेस का यूज किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम आरी से काट देते हैं और हम चाहते हैं कि एट ए टाइम ना जुड़े, मतलब उसको एट ए टाइम जोड़ने से रोकने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेस का भी यूज किया जाता है। क्लियर? हां, अगर इनको जोड़ना है तो फिर यहां फॉस्फेट एक एंजाइम से क्रिएट किया जाता है, फिर ये वापस जुड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि वापस एट ए टाइम ना जुड़े तो उसको रोकने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेस का यूज करते हैं। तो इनका भी बायोटेक में रोल होता है। कौन कौन से एंजाइम बायोटेक में काम में लिए जाते हैं, ये सारे एंजाइम मैंने आपको यहां समझा दी है। क्लियर?